हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अभी कुछ ही दिनों में सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है और इसके बाद आपके पास लगभग 3 महीने का ही समय शेष रहता है। तो आने वाले 3 महीने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे आपका प्रारंभिक परीक्षा क्रैक हो जाए। तो हमारे साथ विस्तार पूर्वक बात करने के लिए लीलेश कोठेवार सर हैं, जिनका सीजीपीएससी 2019 में सब ऑर्डिनेट अकाउंट ऑफिसर, जिसे हम अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में जानते हैं, में उसमें उनका चयन हुआ है और इनका रैंक 456 था। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि सीजीपीएससी के लिए प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जी। आपके संस्थान में मुझे बुलाने के लिए। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है सरस्वती शिशु मंदिर से ही पूरी की है। 2012 में मैं 12th पास कर लिया था। उसके बाद जो है 2013 से 17 तक मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। कौन सा ब्रांच था सर आपका? मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो सर, आपको सीजीपीएससी का आइडिया कैसे आया? सीजीपीएससी तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसमें आऊँगा। जो मेरे सीनियर्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इस अच्छा। दिशा में जा रहे थे, तो मैंने वहाँ से देखा और मैं उसी दिशा में चला गया। ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मैं जब इंजीनियरिंग करते-करते जब मैं सेकंड ईयर में आया तब मुझे समझ में आ गया था, ये मेरे बस का नहीं है इसके आगे। जो इसकी हायर स्टडीज़ रहती है, एमटेक होता है, वो लगता था मुझे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने अपनी दिशा बदल दी और सीजीपीएससी की ओर मैं चले गया। तो सर, आपने सीजीपीएससी की तैयारी कौन से ईयर से स्टार्ट किया और आपको कितने समय लग गया सीजीपीएससी क्रैक करने में? 2017 के बाद जब से मैंने अपने ग्रेजुएशन पूरा किया, तब से ही मैं लग गया था सीजीपीएससी की तैयारी में। तो मुझे लगभग 2017 से 19 तक, ज 2019 का जो रिज़ल्ट है थोड़ा लेट आया था जी। कोरोना काल की वजह से, तो लगभग मुझे 5 साल का समय लग गया था। लेकिन मैं 2019 में ही सेलेक्ट हो गया था। तो सर, जैसे सीजीपीएससी के जो एस्पिरेंट है, वो एक बार अगर पीएससी के चक्रव्यूह में घुसता है, तो वो घुसते ही चले जाते हैं। 5-5 साल से लगभग पीएससी का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रहे, लगा ही हुआ है 5-5 साल से 10-10 साल हो जा रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मेन सीक्रेट क्या है? देखिए, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता है, सभी को हार्ड वर्क ही करनी पड़ती है। वर्क हार्ड, लेकिन स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक रूटीन सेट करना पड़ता है, एक रूटीन में आपको बंधना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात होती है एक एस्पिरेंट के लिए कि उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऑफ़िसर में तो डिसिप्लिन माँगना ही होनी ही चाहिए। सर, स्टूडेंट के मन में सबसे पहला प्रश्न तो यही रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, 5 से 6 घंटे बहुत इनफ़ होते हैं एक अच्छे स्मार्ट पढ़ाई करने के लिए। तो 5 से 6 घंटे मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है। तो सर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अभी कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर देगा पीएससी का। तो इसके बाद स्टूडेंट के पास लगभग 3 महीने का ही समय बचता है। तो आगे की रणनीति इन लोगों की क्या होनी चाहिए? इसको थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बताएँगे? देखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है छत्तीसगढ़ का और सामान्य जीएस होता है, भारत का जीएस, और दूसरा पेपर होता है क्वालीफाइंग होता है, जिसमें मैथ्स, रीज़निंग होते हैं, सीसेट होता है। तो फिर सीसेट तो आप जानते हैं कि मैथ्स होता है, लैंग्वेज होता है, वो तो आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। हमारा मेन फ़ोकस रहेगा फर्स्ट पेपर पर, जिसमें जनरल नॉलेज होता है। तो पेपर 1 में सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का जीएस जो है। तो आप एक बुक जो है छत्तीसगढ़ के आती है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी, छत्तीसगढ़ समग्र, उससे आप पूरा छत्तीसगढ़ का जो है सारा के सारा कवर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, जनजाति है, कला साहित्य है, सारी चीज़ें आपको उसी में उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप उसे पढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। और दूसरा देखते हैं इंडियन जीएस में। इंडियन जीएस में आते हैं तो फिर देखते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ का भारत का इतिहास देखते हैं। भारत के इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी की सारी किताबें ले सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के लिए एक राइटर हैं, फ़ेमस राइटर हैं, आप जानते होंगे, रामशरण शर्मा हैं, प्राचीन भारत का इतिहास के लिए। और दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र होते हैं, इसके लेखक हैं, इससे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र।
तो ये हो गया अपना इतिहास का सेक्शन हो गया। उसके बाद अपन भारत का भूगोल देखते हैं। इसके लिए भी आप 6 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और भारत का संविधान तो आप जानते हैं, एक यूनिवर्सल जो है बुक आती है, राइटर हैं एम लक्ष्मीकांत, आप उसे प्रेफ़र कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी फिर से 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक आप प्रेफ़र कर सकते हैं। और साइंस के लिए भी फिर से अगेन एनसीईआरटी की बुक है, 10th की बुक है। और आप एससीईआरटी की जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की बुक आती है, उसे भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ रहता है। और एनवायरनमेंट के लिए तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान है, जैसे मैं प्रेफ़र करता हूँ दृष्टि आईएएस के लिए पारिस्थितिकी एवं परितंत्र, उसकी आप बुक प्रेफ़र कर सकते हैं। सर एक सेक्शन और छूट जाता है जो आप जानते होंगे, कला और संस्कृति। तो इसके लिए स्टूडेंट हमेशा भटकते रहते हैं कि कौन सा बुक प्रेफ़र करें या इसकी तैयारी कहाँ से करें? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप गाइडेंस कर दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी बुक्स हैं जो हिस्ट्री की, तो आधे से ज़्यादा उसी में ही कवर हो जाती हैं कला संस्कृति। और अगर और आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप यूनेस्को साइट्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, उस पे आप गूगल करके आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। सर इस एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण एक पोर्शन आता है जिसको हम करंट अफ़ेयर के नाम से जानते हैं। हमेशा स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में रहता है कि इसकी तैयारी कैसे करें? इसका नोट्स बनाएँ, नहीं बनाएँ, कब से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप मार्गदर्शन देखिए, कर करंट दीजिए। अफ़ेयर के लिए तो आपको डेली अखबार पढ़ना ही पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर इसके लिए मस्ट है, डेली करंट अफ़ेयर के लिए। तो इसके साथ ही साथ आप, अगर आप इस साल एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो आप बना सकते हैं। और अगर आप इस साल एस्पिरेंट नहीं हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप मत बनाइए। आप ऐसा कीजिए कि किसी भी कोचिंग संस्थान का एक वार्षिकांक होता है, उसे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ के जो होते हैं करंट अफ़ेयर, उसके लिए हर साल जो है छत्तीसगढ़ शासन ये एक योजना पत्रिका निकालता है, तो उसे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है सीजीडीपीआर, उसमें भी आप विज़िट करके शासन की जो चल रही हैं योजनाएँ और जो करंट अफ़ेयर हैं, उसे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सर ये तो हो गया अपना जीएस पेपर 1 जिसे हम सामान्य अध्ययन के नाम से जान रहे थे। अब जीएस पेपर 2 का क्या रणनीति होना चाहिए? उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर जो पेपर 2 होता है वो क्वालीफाइंग होता है, इसमें हमको 66 मार्क्स ही लाने रहते हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए ईज़ी ही है। तो आप इसे किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक से या फिर किसी से भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो सर पीएससी मुख्य परीक्षा की मेंस के बारे में आप थोड़ा-सा जानकारी दें। ये मुख्य परीक्षा में 7 सब्जेक्ट होते हैं, सारे के सारे 200 नंबर के होते हैं। मुख्य परीक्षा में आने से पहले आपको सिलेबस के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जैसे कि पेपर 1 में देखें हम, पेपर 1 में 3 पार्ट होते हैं। सिलेबस में ये भी दिया रहता है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो सिलेबस में देखिए, पहला पेपर जो होता है उसमें हिंदी जो है 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स की हिंदी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होती है, वो 50 मार्क्स की। और इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी 50 मार्क्स की होती तो है। सर ये जैसे जीएस पेपर 1 है हमारा, तो इसके लिए लैंग्वेज की जो बुक्स है उसका बुक लिस्ट क्या है? देखिए, मैंने लैंग्वेज के लिए छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है उसके लिए एक ही बुक काफ़ी है, जो विनोद कुमार वर्मा और विनय कुमार पाठक की बुक आती है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की, उसे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। और हिंदी में भी इसके दोनों, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अलग-अलग बुक आती है। और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट की जो जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उसे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पेपर की ओर जो कि आपका एसे का है, जिसे हम निबंध के रूप में जानते हैं। तो सर निबंध लिखने के लिए स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि शुरुआत कैसे करें, निबंध कैसे लिखें, और अभी तक तो वो कभी आंसर राइटिंग किया ही नहीं है निबंध का। तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि निबंध को हम एग्ज़ाम में कैसे अच्छे नंबर ला सकें? तो देखिए, सेकंड पेपर में पहले बता देता हूँ, 2 सेक्शन होते हैं उसमें। एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो निबंध आता है, और एक होता है छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर निबंध आते हैं।
तो 2-2 निबंध आते हैं, तो हर एक निबंध होता है 50 नंबर का। तो ये भी आपको सिलेबस में ही मिल जाएगा। तो निबंध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संपादकीय सेक्शन। तो आपको जो बेसिक नॉलेज होती है, जो आपके लिखने की शैली को विकसित करेगी, वो है संपादकीय। डेली आप क्या है, अखबार का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उससे पढ़ा करिए। उससे आपका जो लिखने की शैली विकसित होती है, और साथ ही साथ करंट अफेयर को भी इसमें ऐड करते जाएंगे आप, तो आपका लेखन में एक ऐड ऑन हो जाएगा। सर जैसे इसे पेपर अगर कोई दे रहा है, अगर कोई छात्र दे रहा है, तो उसको पेपर मिलते साथ लिखना शुरू कर देना चाहिए कि उसको बैठ के थोड़ा बहुत उसमें फ्लो चार्ट या थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक मिलता है उसमें सबसे पहले एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए आपको, कि मैं इसमें सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें क्या लिखूंगा, इसकी बॉडी कैसे होगी, और लास्ट में उसका कंक्लूजन कैसे होगा। तो ये सब पहले आपको अपने दिमाग में, या फिर आप रफ पेज में पीछे जो जगह होती है उसमें आप बना सकते हैं, और उसके हिसाब से आप उसमें जो कोट्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसमें फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, ये सब भी ऐड कर सकते हैं, जिसके आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। सर स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा शंका ये रहती है कि पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज लिखें, कि क्या करना चाहिए? देखिए, सबकी अपनी अपनी शैली होती है। कोई पॉइंट वाइज लिखने में सफल होता है, अच्छा तरीके से लिख पाता है, कोई पैराग्राफ वाइज लिख सकता है। तो मैं तो हमेशा पॉइंट वाइज से लिखता था, जिसमें एक हेडिंग अच्छे से डालकर उसमें पॉइंट वाइज से लिखता था मैं। अब चलते हैं पेपर 3 की ओर, कि इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? पेपर 3 में सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होती है, भारत का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, और होता है संविधान, भारत का संविधान। तो सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में देख लेते हैं हम। तो इसमें भी जो आप प्रीलिम्स में जो आपने बुक ली थी, मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो वही सारी चीज़ें इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक बुक से नहीं देख सकते आप, इसे एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं ये बुक्स। तो आप इसमें आप जा सकते हैं, और संविधान के लिए फिर से आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है उसके लिए आप डॉक्टर राम कुमार बिहार की छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेपर 4 की ओर, कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और आपकी बुक लिस्ट का नाम क्या क्या है? अब आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में जो है, सब सारे स्टूडेंट को लगता है ये बहुत टफ है इसमें, क्योंकि साइंस का पोर्शन होता है, जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होती है। तो ये पोर्शन जो है मैंने एनसीईआरटी बुक से ही कवर किया था। जो 9th और 10th की बुक आती है एनसीईआरटी की, उससे कवर किया था। साथ ही साथ एससीईआरटी की जो छत्तीसगढ़ स्टेट की जो बुक आती है 10th की, उससे भी मैंने इसे कवर किया था। मैथ्स रीजनिंग तो आप किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक और इन्वायरमेंट आता है सेक्शन। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि आईएएस की बुक, उसे ही प्रेफर किए थे पारिस्थितिकी एवं परितंत्र के लिए। अब देखते हैं पेपर 5। पेपर 5 में होती है भारत की अर्थव्यवस्था, और ज्योग्राफी होता है, भारत का ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, और साथ ही साथ इसमें जो करंट अफेयर में आप आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं वो होता है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए आप सीधे सीधे जो डेटा होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, उसे आप पढ़ सकते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था में 9th से 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक होती है, आप उसे प्रेफर कीजिए। आपका बेसिक जो है उसमें क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो भूगोल होता है, उसके लिए डॉक्टर एल एन वर्मा की जो एक बुक आती है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पेपर 6 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं। पेपर 6 में जो है सबसे बड़ा पोर्शन होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है, जनजातियाँ हैं। तो दर्शन शास्त्र के लिए मैंने जो है पतंजलि आईएएस की जो बुक आती है, नोट्स रहते हैं, उसे मैंने प्रेफर किया था। समाज शास्त्र के लिए आप किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान की जो नोट्स हैं, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं, उसके लिए है डॉक्टर टी के वैष्णव की जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, वो बुक आती है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी की, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो सर लास्ट पेपर हमारा बचा हुआ है, लास्ट पेपर है पेपर 7। इसके लिए हमारी बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक होनी चाहिए? देखिए, 7वां पेपर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन
और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब में होता है। तो आप इसके लिए कोई ऐसा परफेक्ट बुक है नहीं जिसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हों। आपको इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से ही आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर आप देखते रहेंगे, तो ये आपका पेपर भी कवर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मुख्य परीक्षा के पेपर्स, बुक लिस्ट और सब्जेक्ट्स। अब आगे देखते हैं साक्षात्कार। तो सर, इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि पहले मुख्य परीक्षा तो क्रैक हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अभी से कहाँ से तैयारी करें? तो इंटरव्यू की तैयारी आखिर करना कब से चाहिए? देखिए, इंटरव्यू कोई एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है जिसकी तैयारी आप अलग से करें। इंटरव्यू की तैयारी जब से आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं तब से ही शुरू हो जाती है। इंटरव्यू का कोई निश्चित दायरा भी नहीं होता है जिससे आप थोड़े दिन में पढ़कर कवर कर सकें। तो सर, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और इंटरव्यू पैनल में कितने लोग होते हैं और क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? और वहाँ का माहौल कैसा रहता है? थोड़ा-सा स्टूडेंट ये जानने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं कि इंटरव्यू में आखिर होता क्या है? देखिए, पहले इंटरव्यू जो है 150 नंबर का होता था, अच्छा। और अभी जो है 100 नंबर का हो गया है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जो है 5 पैनल होते हैं। 5 पैनलों में जो है उसके सदस्य होते हैं पीएससी के। तो पहले पैनल में जो होते हैं, एक अध्यक्ष होता है अच्छा। और अन्य 4 सदस्य होते हैं, वो इंटरव्यू के पैनल में होते हैं। देखिए, इंटरव्यू में डर तो सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है। तो मुझे भी डर लग रहा था जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए एंटर किया पैनल में। तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे बैठाया पहले, बोले पानी पी लो। तो फिर मतलब उन्होंने नॉर्मल पहले क्वेश्चन किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस प्रकार मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया, मतलब उनके हिसाब से कंफर्टेबल हो गया मैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो सर, मतलब वहाँ क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं? मतलब क्या चेक करते हैं वहाँ? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि वो आपके मन में या दिमाग के अंदर इंटर करते हैं। तो वो आपका तो जो पढ़ाई है, ये सब क्या है, प्री और मेंस में ही आपका चेक हो जाता है। इसमें क्या है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी हाज़िर-जवाबी कैसी है, ये सब चेक करते हैं। आप अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं, ये सभी चेक किया जा सकता है। आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, ये सभी देखा जाता तो है। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू में और आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? देखिए, इंटरव्यू में तो करंट अफ़ेयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपने प्री और मेंस में आपने देख चुके हैं। तो करंट अफ़ेयर में जैसे कि सरकार की जो योजना चल रही हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उस समय जो नरवा गरवा घुरवा है, घुरवा बाड़ी, उसके विषय में पूछा गया था। फिर मैंने डिटेल से उसके बारे में बताया था। और साथ ही साथ देखते हैं कि कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछते हैं वो, कि आप एक अधिकारी होने के नाते आप उस पे कैसा रिएक्शन देंगे। तो मुझे पूछा गया था कि यदि आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए और रात के 12 बज रहे हैं और किसी स्थान पर कोई दंगा हो गया है, तो आप उस वहाँ पर कैसा रिएक्ट करेंगे? आप क्या रणनीति अपनाएँगे वहाँ जाने पर? ये मुझे पूछा गया था। तो सर, इसका आंसर आपने क्या दिया था वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बोला कि मैं उस जो घटना है, वो सही है कि नहीं, इसकी जानकारी मैं पता करना चाहूँगा कि ये घटना सही है कि नहीं, कोई मुझसे मज़ाक तो नहीं कर रहा है। तो मैं पहले कन्फ़र्म कर लूँगा कि ये सही है जानकारी। उसके बाद फिर मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूँगा और वहाँ के लोगों को समझाइश दूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। और अगर वो जो भीड़ है उग्र होती है, तो साथ ही साथ मुझे पुलिस बल की भी तो सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसा था। तो सर, इंटरव्यूअर लोगों का सबसे फ़ेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि आप इस सेवा में आना क्यों चाहते हैं? तो इसका जवाब आखिर देना क्या चाहिए? देखिए, ये इसका कोई आदर्श जवाब तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट है। तो इसमें मैं आकर मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा, ऐसा बोल सकते हैं आप। और सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, किसी को वर्दी पसंद है, कोई डीएसपी बनना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं, आपने जब मेंस क्लियर किया उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपको 6 6 प्रपत्र में आपको अपना बायोडाटा देना होता है, जो कि 5 पैनलों के पास जाता है और एक क्या है, एक ऑफ़िस में रखा जाता है। तो जो आपने बायोडाटा भरा है, उसी के ऊपर ही आपके जो सारे क्वेश्चन होते हैं, उसी के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं।
जैसे कि आपका नाम क्या है, उससे नाम के नाम से रिलेटेड कोई से भी इवेंट जुड़ा हुआ है आपके नाम से, जैसे राम आपका नाम है तो रामचंद्र जी के बारे में आपके पूछेंगे। और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उस क्षेत्र की विशेषता क्या है, इन सब के बारे में पूछते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो है हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं वो। तो जैसे कि आपकी हॉबी बहुत ही यूनिक है या फिर नॉर्मल है, तो आपकी जब यूनिक हॉबी होगी तो पूरा इंटरव्यू जो है आपकी हॉबी के ऊपर भी चला जाएगा। अच्छा। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उसकी हॉबी थी स्नेक कैचिंग। स्नेक कैचिंग में के बारे में उसे इतनी नॉलेज थी कि पूरा इंटरव्यू का जो टाइम है उसका, उसी में ही चला गया। उससे और बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा गया, उसी में उससे अच्छे मार्क्स मिल गए। तो सर ये इंटरव्यू लगभग कितने समय तक चलते हैं? ऐसा कोई निश्चित टाइम तो नहीं होता है इंटरव्यू का, वो डिपेंड करता है कि आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप इंटरव्यूअर को अच्छे से जवाब दे रहे हैं, तो फिर वो आपको आधे घंटे तक ही मतलब पूछते रहेंगे, या फिर वो बहुत देर तक ले सकते हैं आपका इंटरव्यू, या फिर आप अच्छा नहीं दे रहे हैं तो आपको 10 मिनट में भी जाइए बोल देते हैं। तो सर हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप आपका सीजीपीएससी से संबंधित मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू से संबंधित जो भी डाउट रहा होगा, मेरे को लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।